27 मार्च को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। इन दोनों ही फ्लाइट्स की मंजिल एक थी और वो था स्पेन का लॉस पाल्मस एयरपोर्ट। इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पाल्मस एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में दोपहर 1:15 होते ही पूरे एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहां कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक और धमाके की आशंका से डरे हुए सुरक्षाकर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया। इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पाल्मस एयरपोर्ट को फिर खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थीं। इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आ गईं। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में से सबसे ज्यादा जानलेवा और भीषण रहा। इस दुर्घटना में 586 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया के लोगों को सहमा दिया था। इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई संयोग ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे वहां एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन को जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है वहां ये दोनों उस रनवे पर एक साथ आ जाते हैं। फिर अचानक मौसम खराब होता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसी बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने यह संदेश पाकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वो टेकोनफ के लिए तैयार हैं। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट्स ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अब भी रनवे पर खड़ी हैं। स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई और KLM विमान के पायलट तक यह मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में KLM के पायलट्स ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है। यहीं से इन दोनों फ्लाइट के भीषण टक्कर की नियति तय हो गई। पैन एम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्रैग ने 2000 में CBS न्यूज से ही बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा मैं चिल्लाकर कहने लगा, यहां से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। हादसे के बाद इस बात का पता लगाने की कवायद शुरू हुई कि यह दुर्घटना हुई कैसे। दुर्घटना के आधिकारिक जांच में कहा गया कि KLM फ्लाइट के पायलट जैकब वैन जेंटन इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। टक्कर से पहले हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन ATC से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। उनमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बातचीत में एक पॉइंट पर ATC और पैन एम एयरक्राफ्ट दोनों के रेडियो ट्रांसमिशन पर एक साथ आवाज आई। इससे हुआ यह कि KLM एयरक्राफ्ट के रेडियो पर दोनों में से कोई भी आवाजें साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटनाएं कुछ सेकंड के अंतराल पर होती चली गईं। इस मिसकम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकंड बाद वहां का पूरा मंजर बदल चुका था। जांच में कहा गया कि KLM एयरक्राफ्ट एक सीनियर पायलट के जिम्मे था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन की टक्कर से सिर्फ 9 सेकंड पहले रनवे पर खड़ी पैन एम फ्लाइट के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती KLM फ्लाइट को देख लिया था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस हादसे में जिंदा बचे 61 लोगों में से एक जॉन फेयर्स भी थीं। इस हादसे के कल 40 साल बाद वो इस बारे में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताती हैं, टक्कर के बाद मैं सिर्फ यही सोच पा रही थी कि ये मेरी जिंदगी का अंत है, लेकिन कैसे भी करके मैं प्लेन के साइड से निकली।
वहां हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। हमारे ही प्लेन में सवार एक डॉक्टर नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फेथर्स उस दिन को याद करते हुए कहती हैं कि वहां फैली छोटी छोटी आग की लपटें मिलकर बड़ी होती जा रही थीं। मैं प्लेन से कूदकर सिर्फ भागती जा रही थी। मैं करीब 15 सेकंड तक भागती रही और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर में एक धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई एटम बम फट गया हो। मैंने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा और सब खत्म हो चुका था। बस एक बड़ा आग का गोला दिखाई दे रहा था। इस हादसे की एक और सर्वाइवर इंटरव्यू में बताती हैं कि टक्कर के बाद मेरे आसपास लोग अपनी सीट पर सिर्फ बैठे हुए थे। उनमें से कोई हिल भी नहीं रहा था। वो सब बेजान पड़ डिढ़े थे। वो बताती हैं कि बाहर निकलने के बाद जो देखा वो आज भी मेरे जहन में है। जो लोग निकल पाए थे उनके शरीर जले हुए थे। हर किसी के शरीर पर खून दिखाई दे रहा था। जो लाशें वहां पड़ी थीं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान हैं या कुछ और। इस भीषण हादसे के बाद एविएशन सेक्टर पहले की तरह नहीं रह गया। जांच में कई ऐसी बातें सामने आईं जिनका ख्याल रखकर इस हादसे को रोका जा सकता था। सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक के तरीकों में बदलाव किया गया। इसमें सबसे पहला था कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर सारी बातचीत सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। एटीसी में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ स्टैंडर्ड अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। एविएशन इंग्लिश लाइब्रेरी में ऐसे 300 शब्द शामिल किए गए जिनका फ्लाइट में पायलट इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे कई शब्दों को हटाया भी गया जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, जैसे ओके और रोजर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेकोनफ शब्द का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एटीसी से टेकोनफ की फाइनल परमिशन मिल गई हो। इस बदलाव को लाने की वजह दुर्घटना में 3 भाषा के लोगों को पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल रहना। यहाँ स्पेनिश, डच और इंग्लिश 3 भाषा के लहजे में बात की जा रही थी। नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। केबिन में अथॉरिटी को लेकर टीम में फैसला लेने पर जोर दिया गया। इससे पहले कॉकपिट में बैठा कैप्टन सारे फैसले अकेले करता था। इसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम दिया गया। इसमें एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हायर अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर डाउट हो तो उस पर सवाल उठा सकते हैं। इस घटना के बाद एविएशन सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ह्यूमन एरर को लेकर लिया गया। किसी इंसान की गलती की वजह से इतनी ज्यादा संख्या में इंसानों की मौत ने तमाम सरकारों और एजेंसियों को ह्यूमन एरर को लेकर सचेत कर दिया। किसी इंसानी गलती की वजह से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए रिसोर्स और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए गए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।